बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। फंजाई क्यों अहम है? तो इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि डीकम्पोजर्स हैं। हमने बात की थी कि ये ऑर्गेनिक मैटर को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ सकते हैं। इनके पास एंजाइम्स मौजूद हैं जिनकी मदद से ये चीज़ों को तोड़ते हैं, सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं और वो सिंपल सब्सटेंसेस बाद में प्लांट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उससे फिर लाइफ का साइकिल चलता है। तो अगर ये मौजूद ना हो तो फिर लाइफ का साइकिल वो खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर इसी तरह हमने बात की थी माइकोराइजा की, कि प्लांट्स की तकरीबन 95% स्पीशीज, जितने पौधे और दरख्त आपको नजर आते हैं उनमें से 95% के साथ जैसे ही वो बीज से जड़ें निकलती हैं फौरी तौर पर उसके साथ बहुत सारी फंजाई एसोसिएट हो जाती हैं और उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से वो पौधा तेजी से ग्रो करता है। यहाँ पे जो व्हाइट कलर के बहुत बारीक से रेशे आपको वो धुआं धुआं सा व्हाइट कलर का नजर आ रहा है वीडियो में, तो ये एक्चुअली माइकोराइजा हैं जो अभी वो पत्ते भी पूरे नहीं निकले तो पहले ही आके उसके साथ जुड़ गई हैं और उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही हैं ताकि वो ग्रो कर सके पौधा। इसी तरह लाइकन्स एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है फंजाई का और फोटो ऑटोट्रॉफ्स का। दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं और फिर ये ऐसी जगहों पर ग्रो कर सकते हैं जहां कोई दूसरी चीज ग्रो नहीं कर सकती, जहां पे मिट्टी नहीं होती, पौधे या मॉस वगैरह भी जहां ग्रो नहीं कर सकती, ये वहां ग्रो कर जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, बिल्कुल फ्लैट पत्थरों के ऊपर ग्रो कर जाते हैं जिसमें कोई खुड्डे सुराख, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां मिट्टी गर्द वगैरह जमा हो सके। तो इस प्रोसेस, अब उससे क्या होता है, पत्थर टूटते हैं जब ये वहां पे ग्रो कर रहे हैं। तो इन लाइकन्स की राइजोइड्स हैं तो वो पत्थरों को नीचे से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ती जाती हैं सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में, और उस प्रोसेस के दौरान फिर वहां पे मिट्टी इकट्ठी होती है और वहां मॉस ग्रो कर सकती है और आहिस्ता आहिस्ता बड़े पौधे और ज्यादा बड़े और ज्यादा बड़े और अल्टीमेटली हजारों सालों में उस इलाके में जंगलात आ जाते हैं, पौधे दरख्त ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इसको हम कहते हैं। सक्सेशन का मतलब होता है जानशीन आना, एक के बाद दूसरा जानशीन आना। तो यहां पर क्या होता है कि वो पत्थरों के ऊपर पहले लाइकन ग्रो करते हैं, फिर मॉस ग्रो करती है, फिर छोटे पौधे ग्रो करते हैं, फिर ग्रासेस वगैरह ग्रो करती हैं, फिर बड़े दरख्त ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं कि इकोलॉजी में, इलाके में एक जगह पे मुख्तलिफ तरह के जानशीन आते जा रहे हैं। फिर इसी तरह इंडिकेटर्स हैं पोल्यूशन के, बायो इंडिकेटर्स हैं, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको इत्तला दे सकते हैं कि इस इलाके में पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। एयर और वाटर क्वालिटी के लिए सेंसिटिव होते हैं कि अगर एयर की क्वालिटी खराब हो रही है या वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है, उसमें कोई पोल्यूटेंट शामिल हो गया है तो उसकी वजह से ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी तादाद वक्तन फवक्तन काउंट करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी इलाके का माहौल अच्छा है या खराब हो गया है। फिर बायो रेमिडिएशन के लिए फंजाई हेल्पफुल होती हैं, कई तरह के केमिकल सब्सटेंसेस को तोड़ सकती हैं। बायो रेमिडिएशन हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से डिस्ट्रॉय करना। तो किसी जगह पर बारूद पड़ा हुआ है, खाद बहुत ज्यादा है कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म वहां ग्रो नहीं कर सकता, तो फिर ये फंजाई उसमें ग्रो करती हैं और उसको उस पोल्यूटेंट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं, अल्टीमेटली वहां पर दूसरे पौधे वगैरह ग्रो कर सकते हैं। कमर्शियली, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें फायदे भी मिलते हैं और इनकी वजह से नुकसान भी होते हैं। कई स्पीशीज ऐसी हैं जो एडिबल हैं, 200 के करीब स्पीशीज कॉमनली ग्रो करवाई जाती हैं। मोस्टली एगेरिकस जीनस की मशरूम्स हैं जो खाई जाती हैं। एगेरिकस एग्रीकल्चर आपने नाम सुना हुआ है, यानी कि जो खेतों में लगाई जा सकती है। खेत तो इनके खैर नहीं होते लेकिन वो कंपोस्ट के ऊपर ग्रो करवाते हैं इनको और फिर उनको खाया जा सकता है। तो एगेरिकस हैं, यहां पर ये व्हाइट कलर में आपको दिखाई हुई है। इसी तरह मॉरल्स हैं, मॉर्केला एस्कुलेंटा, तो वो खाई जाती है। इसी तरह ट्रफल्स हैं जिनके अंडरग्राउंड ट्यूबर्स होते हैं, आलू की तरह वो ग्रो करती हैं और लोग उनको कुत्तों वगैरह के जरिए से ढूंढ कर, यानी वो जमीन में नीचे मिट्टी में ग्रो कर रहे होते हैं जंगलों में, तो लोग उनको ढूंढ कर बेचते हैं और एक एक पाउंड की, यानी कि वो आधा किलो की अगर ट्रफल है तो कई ऐसी स्पीशीज हैं जो लाखों डॉलर में बिकती हैं, बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। एक उसके ऊपर से जिस तरह वो चिप्स का स्लाइस कटा हुआ होता है लेस का, तो उस तरह बारीक सा स्लाइस जो है
वो सैकड़ों डॉलर तक का बिक सकता है एक स्लाइस। तो वो अच्छी खासी महंगी होती हैं और डेलिकेसी के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। लेकिन बहरहाल कुछ पॉइजनस मशरूम्स भी हैं, जहरीली होती हैं, बहुत सारियों के अंदर मुख्तलिफ तरह के जहरीले केमिकल्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे टोडस्टूल्स हैं, इसको हम डेथ एंजल कहते हैं, एमेनिटा इसका नाम है जीनस का। तो यहाँ पर ये रेड कलर में आपको दिखाई हुई है, बड़ी खूबसूरत सी मशरूम्स हैं, आपने कार्टून्स में देखी होंगी अक्सर। तो वो कार्टून में चुड़ैलें इनका सूप बना के किसी को पिला देती हैं ताकि वो बंदा मर जाए। तो जैको लैंटर्न है इसी तरह, ओम्फालोटस ओलियरियस, ये यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिखाई हुई है। तो ये जैको लैंटर्न इसको कहते हैं। लैंटर्न जिस तरह लालटेन की तरह रात को अंधेरे में ये चमकती हैं जंगलों में, तो लोग समझते थे कि इनके अंदर कोई पुरस्कार चीज है जिसकी वजह से ये चमकती हैं। लेकिन बहरहाल आज हमें बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में पता है कि वो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जिनसे लाइट इमिट होती है। फिर इसी तरह चारे के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पे रेंडियर मॉस है। अब मॉस का वर्ड नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है पौधों के लिए, मॉस के लिए, लेकिन रेंडियर मॉस एक्चुअली एक लाइकन है जो साइबेरिया वगैरह में ग्रो करती है। साइबेरिया रूस के ऊपर वाले इलाके को कहते हैं, वहां पर शदीद ठंड होती है, साल के 8 महीने बर्फ जमी रहती है, 4 महीने के लिए थोड़ी सी बर्फ पिघलती है। तो पौधों को ग्रो करने के लिए वहां पे 4 महीने के अंदर तो कोई भी पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वहां पर ज्यादा पौधे नहीं होते। तो वहां ये लाइकन्स ग्रो कर रही होती हैं बर्फ के नीचे। जब बर्फ खत्म होती है तो ग्रोथ फिर से शुरू कर लेती हैं। तो लोग पत्थरों पे से इनको खुरच के और अपने रेंडियर्स वगैरह को, अपने वो हिरन वगैरह उन्होंने पाले हुए होते हैं, बारहसिंगे पाले हुए होते हैं, तो उनको खिलाते हैं। आर्कटिक, सब आर्कटिक और बोरियल रीजन्स में, आर्कटिक यानी कि वो जमीन का जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल वाला इलाका है जहां पर बर्फ जमी हुई है, तो वो आर्कटिक है। उससे थोड़े नीचे वाला सब आर्कटिक, और बोरियल जो ऊंचे पहाड़ हैं जहां पे बर्फ वगैरह पड़ती है, तो उन इलाकों में ये चारे के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फूड इंडस्ट्री में आपको पता है कि फंजाई बहुत ज्यादा फूड को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फंजाई फर्मेंटेशन करती हैं, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ के अल्कोहल बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। तो इस वजह से फिर ब्रेड बनाने के लिए और शराब वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह पेनिसिलियम की डिफरेंट स्पीशीज हैं जो आपके माल्टे के ऊपर ग्रीन कलर की मोल्ड ग्रो करती है, तो वो चीज की फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि मुख्तलिफ तरह की चीज के अंदर, चीज क्या होता है, सूखा दही, दही को सुखा लिया जाए, पानी उसमें से खत्म कर दिया जाए तो पीछे पनीर रह जाता है। पनीर में फिर मुख्तलिफ तरह की फंजाई डाली जाती हैं जो उसको रंग चेंज कर देती हैं, उसकी स्मेल चेंज कर देती हैं, खा के उल्टी आने लगती है। तो उनका मखसूस कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, लोगों को उसका टेस्ट पसंद होता है। अरोमा यानी कि उसकी खुशबू होती है, मखसूस टेस्ट होता है, रंग होता है, तो उससे फिर उसकी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह एस्परगिलस है, सोया सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है सोयाबीन से। इसी तरह एस्परगिलस से सिट्रिक एसिड निकाला जाता है। सिट्रिक एसिड जो ये आपका विटामिन सी वाला फ्लेवर, टैंग का जो फ्लेवर होता है, माल्टे वाला फ्लेवर, तो उसके लिए एस्परगिलस से एक्चुअली वो हासिल होता है, माल्टों से नहीं। इसी तरह एंटीबायोटिक्स हमें फंजाई से मिलती हैं। आपको पता है पेनिसिलिन वो पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई। एक साइंसदान था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो जनाब काम कर रहा था लेबोरेटरी में और वो ग्रो करवाए हुए थे उसने बैक्टीरिया जिनकी वजह से अमूमन गला खराब होता है। तो वो जनाब उसने छुट्टियों पर जाना था, उसने सारी अपनी प्लेटें फेंकी जिनमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे और खुद छुट्टियों पे चला गया। तवज्जो नहीं की, संभाल के नहीं रखी। जब वापस आया तो उनमें से एक प्लेट के अंदर वो फंगस ग्रो कर रही थी। नीचे वाले मंजिल पर लोग कुछ डबल रोटी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उस डबल रोटी के ऊपर फफूंदी ग्रो कर रही थी, तो वो फफूंदी का स्पोर उड़ के आया और उसकी प्लेट में आकर गिर गया। अब अगर आप की जिम्मेदारी लेबोरेटरी में बैक्टीरिया ग्रो करवाने हो और इस तरह किसी चीज का स्पोर आके आपकी प्लेट में ग्रो करना शुरू हो जाए और आपके उस्ताद या आपके बॉस को पता लग जाए कि ये हुआ है, तो जो आपको गालियां पड़ेंगी उसके बाद आइंदा से आपकी तसल्ली हो जाएगी कि ऐसे नहीं करना। लेकिन खैर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने ये नोट किया कि जहां पर वो स्पोर गिरा था उसके इर्द गिर्द एक दायरे में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं
और उससे उसने अंदाजा लगाया कि ये जनाब बैक्टीरिया को मारने वाला कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। बाद में लोगों ने उस डबल रोटी के ऊपर बहुत ज्यादा फंगस ग्रो करवाई, उसका पेस्ट बनाया उसी फंगस का, वो ग्रीन कलर की जो फफूंदी ग्रो करती है उसका पेस्ट बना के चूहों को इन्फेक्शन करवाई नमूनिया की, और उनके अंदर फिर वो इंजेक्ट की फंगस, उसका पेस्ट इंजेक्ट किया तो चूहे थोड़े दिनों में ठीक हो गए, अदरवाइज चूहे उससे मर जाते थे नमूनिया से। तो इससे पता लगा कि जी ये एक ऐसी दवाई है जो बैक्टीरिया को जिस्म में मारने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और सेफ है। और बाद में दूसरी जंग अजीम में फिर इसको कमर्शियल पैमाने पर तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर सिपाही जो जख्मी हो जाते थे जंग के मैदान में वो जिंदा बच तो जाते थे, लेकिन बाद में इन्फेक्शन वो बॉडी के अंदर इतनी फैल जाती थी कि हाथ पांव काटने पड़ते थे और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती थी। तो वो जनाब इस तरह आपकी पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई, लेकिन कॉमन इस्तेमाल की वजह से फिर वो एंटीबायोटिक तकरीबन 5 साल में तमाम बैक्टीरिया ने उसके खिलाफ मुजामत पैदा कर ली और वो किसी काम की नहीं रही। फिर आपने नई एंटीबायोटिक ढूंढी, फिर वो जाया हुई, फिर नई एंटीबायोटिक ढूंढी, वो जाया हुई, और इस तरह एंटीबायोटिक जाया होती जा रही हैं। और अब पिछले तकरीबन 30 साल से कोई नई एंटीबायोटिक की क्लास डिस्कवर नहीं हो सकी है। तो जो पहले से मौजूद हैं वो जाया होती जा रही हैं, जो नई हैं वो मिल नहीं रही हमें। लोवास्टैटिन है, अब ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, कौन सी दवाई किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, कई दफा पेपर में पूछा जाता है। तो लोवास्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए दवाई इस्तेमाल होती है, फंजाई से हासिल होती है। इसी तरह साइक्लोस्पोरिन है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का मतलब यह है कि बाज दफा किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं या किसी का लिवर फेल हो जाता है या किसी को किसी दूसरे की आंखें लगाई जाती हैं, तो वो ट्रांसप्लांट किसी दूसरे से गुर्दे या लिवर या आंखें लेकर उस बंदे को लगा दी। अब हमारी बॉडी में, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में ये सलाहियत है कि वो पहचान जाते हैं कि ये चीज मेरी अपनी बॉडी की नहीं है, गरचे वो बड़ी मैचिंग करके बड़े ध्यान से लगाया जाता है कि जी वो रिजेक्ट ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद बॉडी पहचान जाती है कहीं ना कहीं से कि नहीं ये मेरी चीज नहीं है, और फिर बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन करना शुरू कर देती है और चंद दिनों में उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। हमने जिंदगी बचाने के लिए दिल या गुर्दे या कोई और चीज लगाई और वो जनाब बॉडी ने उसके खिलाफ रिएक्शन शुरू कर दिया, तो इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि हमारी बॉडी उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देती है। तो ऐसी सूरत में फिर उनको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो इम्यून सिस्टम को वक्ती तौर पर दबा दें, यानी कि वो इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो ही ना कि वो पहचान सके कि बाहर से कोई चीज आई है और उसके खिलाफ रिएक्ट ना कर सके। तो उसके लिए मुख्तलिफ दवाइयां इस्तेमाल होती हैं जिनको हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स कहते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाली दवाइयां। मिसाल के तौर पे साइक्लोस्पोरिन है जो हमें फंजाई से हासिल होती है। इसी तरह एर्गोटीन एक दवाई है जो मिग्रेन के लिए, आधे सर के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्रीजियोफुल्विन है तो ये फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर मुख्तलिफ तरह की डाइज हमें हासिल होती हैं लाइकन से। लाइकन आपने देखा है रंग बिरंगी होती हैं, मुख्तलिफ रंगों की होती हैं, पत्थरों के ऊपर ग्रो कर रही होती हैं, तो वहां से इनको इकट्ठा करके उनमें से रंग निकाल के उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है कपड़े रंगने के लिए। इसी तरह रिसर्च के अंदर हम फंजाई को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यीस्ट एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, खमीर आसानी के साथ लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाई जा सकती है। हम हजारों सालों से ब्रेड बनाने के लिए, शराब वगैरह बनाने के लिए, सिरका बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें बड़ी अच्छे तरीके से उसको ग्रो करवाना आता है। तो उसको लेबोरेटरी के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। जहां पे हमने यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर कोई रिसर्च करनी हो तो हम यीस्ट को प्रेफर करते हैं कि हम ये काम यीस्ट के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके बारे में बहुत ज्यादा एक तो नॉलेज अवेलेबल है, बहुत ज्यादा रिसर्च पहले से उसके ऊपर हो चुकी है, तो उसके बारे में सारा कुछ पता है। जैसे आपके वो आर्टिस्ट मॉडल होते हैं कि जी वो कब पैदा हुआ, क्या उसने पढ़ा, क्या किया, वो सारा मतलब जो उसके फैन होते हैं उसको सारी उसकी पता होता है अगला पिछला कि जी इसने ये किया। या क्रिकेट में जो भी आपके वो स्टार्स होते हैं तो वो मॉडल हैं कि उनके बारे में आपको बड़ा कुछ पता है। तो इसी तरह साइंस में हमारे पास मॉडल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया स्टडी करने हो तो आप वो इकोलाई को प्रेफर करते हैं हमेशा, बार बार इकोलाई का नाम आता है। इसी तरह अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म स्टडी करना हो तो उसके लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म हमारा यीस्ट है, ठीक है।
तो तेजी के साथ ग्रो करती है। नॉलेज हमारे पास उसके बारे में बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे जब पहली दफा यूकैरियोटिक सेल के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी थी तो उसके लिए खमीर को इस्तेमाल किया गया कि उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके देखते हैं कि कैसे होती है। और पहली दफा सैकरोमाइसिस के लिए 1983 में आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया, यानी कि एक उसका अपना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम हमने आर्टिफिशियल बना दिया, वो यीस्ट को दे दें, वो सेल के अंदर चला जाता है और जो इंस्ट्रक्शन हमने उसके ऊपर लिखी हुई है उसको सेल पढ़ के उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसकी जीनोम को कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया, यानी कि जिसकी जीनोम के तमाम न्यूक्लियोटाइड्स का कोड हमने पढ़ा कि कहां पे क्या लिखा हुआ है, तो वो 1996 में वो पहली दफा यीस्ट थी। इसी तरह यीस्ट के अंदर हम मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो कद बड़ा करने के लिए हार्मोन इस्तेमाल होता है, तो अब वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। या इंसुलिन है तो वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवाना मुश्किल काम है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, उनके काम करने का तरीका जरा डिफरेंट है। हमारा यूकैरियोटिक सेल है तो हमारे हार्मोन बैक्टीरिया में अच्छी तरह प्रोड्यूस नहीं होते, तो वो यीस्ट के अंदर ग्रो करवाए जा सकते हैं। इसी तरह न्यूरोस्पोरा क्रैसा है, पिंक ब्रेड मोल्ड इसको हम कहते हैं, ये आपने ग्रो करती हुई देखी होगी, जहां पे आपने वो छल्ली पड़ी हुई कभी देखी हो, बरसात के मौसम में किसी ने छल्ली खा के बाकी फेंक दी हो तो उसके ऊपर वो पिंक कलर के मोटे मोटे से वो बन जाते हैं, मतलब वो पिंक कलर की मोल्ड उसके ऊपर ग्रो कर रही होती है, तो इसको पिंक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो ये जेनेटिक्स में रिसर्च में सेकेंड ईयर में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आएगा, तो ये के एंजाइम्स कैसे बनते हैं उसकी रिसर्च एक्चुअली हमें न्यूरोस्पोरा क्रैसा से हमें पता लगा था।